हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एक नई समस्या आपके सामने है, जिसे आपको रैखिक समीकरण बनाकर के ग्राफ विधि से आपको सॉल्व करना है। देखिए अब समस्या क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक गार्डन है जिसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर मतलब 4 मीटर अधिक है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है उस बाग का जो अर्ध परिमाप है, ठीक है, जो उसका बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब आप उस बाग की भुजाएं ज्ञात करनी है कि उस बगीचे की जो लेंथ है, लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, विड्थ कितनी है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें दो कंडीशन दी हुई है और आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना है कि एक आयताकार एक कोई बाग है। इस आयताकार बाग में कितनी भुजाएं होगी? दो भुजाएं होगी, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। तो माना इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई को हम y मान लेते हैं। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर माना आयताकार जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो गार्डन है उसकी लेंथ या लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू मान ली हमने x मीटर और तथा बाग की जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है। हमने इसकी लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। ठीक है। अब देखिए पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आपको जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इसमें यह दिया गया है कि बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका यह कंप्लीट हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पहले सेंटेंस में पहला समीकरण छिपा हुआ है जो आपको ज्ञात करना है। लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार बाग की लंबाई, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ उसकी चौड़ाई से चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अधिक है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इधर देख लेते हैं। मान लीजिए लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई तो x है, चौड़ाई क्या आपके पास में y है। अभी जो लंबाई है वो आपका अधिक है, लंबाई की वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? 4 मीटर ज़्यादा है। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना, मुझे समीकरण बनाने के लिए बराबर करना होगा, बराबर का साइन लगाना होगा इक्वल टू का। ठीक है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, जो वैल्यू कम है और जितनी कम है उसको उतनी ही हम बढ़ा दे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर चौड़ाई क्या कम है, 4 मीटर, इसलिए हम चौड़ाई में 4 जोड़ दे, 4 जोड़ दे, ऐड कर दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। यही आता है फर्स्ट समीकरण बन जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। सुना है कुछ? ये आपका फर्स्ट समीकरण बनके तैयार हो गया, क्योंकि आपको ये दिया गया था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए हमने चौड़ाई को भी 4 मीटर अधिक कर दी तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, बराबर हो गई। ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट समीकरण आपका तैयार हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड आपके जो कंडीशन दी हुई है उसमें दिया गया है कि इस बाग का जो अर्ध परिमाप है, जो हाफ पेरीमीटर है, वो 36 मीटर है। ठीक है। अब इससे सेकंड समीकरण हम किस प्रकार तैयार करेंगे, अब वो भी देखिए। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब साफ कर देते इसका काम।
अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूसरी, जो सेकेंड कंडीशन है उसके अनुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार भाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर है। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना। आपके पास जो बाग है, जो गार्डन है, वो किस टाइप का है? रेक्टेंगुलर टाइप का है, मतलब आयत के आकार का है। अब आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? आयत का परिमाप आप जानते होंगे, इधर हम थोड़ा रफली कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो इस आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया? लेंगे अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया? 1/2 इंटू आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना आपको, इसको हम आधा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले से आयत का पूरा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लेंथ और विड्थ को हम जोड़ करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आयत का पूरा परिमाप ज्ञात होता है। और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 से 2 कट जाएगा तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पर? आयत का। ठीक है, अर्ध परिमाप के पास हो गया केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपके पास आयत का अर्ध परिमाप हो गया। इसका रेक्टेंगुलर का हाफ पेरीमीटर ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए लिखेंगे अपन आयत का अर्ध परिमाप 36 है। अब आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो केवल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई। लंबाई को हमने क्या मान रखा? x, चौड़ाई क्या हमारे पास में? y, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। समीकरण नंबर 2। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप समझ आ गए भाई? आपको अर्ध परिमाप दिया हुआ था और अर्ध परिमाप का मतलब होता है लेंथ प्लस विड्थ, बस इसमें 2 घट जाएगा क्योंकि केवल आपको हाफ पेरीमीटर चाहिए, इसलिए हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 2 को काट दिया इस प्रकार से। समझ में आया कुछ? ठीक है, इसको हम साफ रहते हैं। देखिए आगे, अब दोनों समीकरणों को हम हल करके वैल्यू ज्ञात करेंगे, समीकरण बनाएंगे, हल ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण आपके पास में था x इक्वल टू वाई प्लस 4, और सेकेंड समीकरण आपके पास में आ गया ये x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी भी हम टेबल बनाएंगे क्योंकि आपको ग्राफ बना करके हल ज्ञात करना है ना, इसलिए ये इसकी टेबल बना ली हमने। यहाँ पे x और यहाँ y। अब इसी प्रकार इस समीकरण को हम या तो x के रूप में कर लीजिए या y के रूप में कर लीजिए। ठीक है, इसको हम x के रूप में करेंगे तो जाएगा x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब x के रूप में हो गया, इसकी टेबल बनाएंगे हम, तो इस तरह से टेबल तैयार हो जाएगी ये इस तरीके से। और यहाँ लिख देंगे हम x नीचे y। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से। अब देखिए, अब आप अगर यहाँ पर इस जगह पर y की वैल्यू 1 रखते हैं, मैं रफ काम कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पहले सेकंड समीकरण देखिए आप, दूसरा समीकरण क्या था? x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब यदि आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 मानते हैं
y बराबर मान लीजिए अगर आप 1 रखते हैं तो x इक्वल टू प्राप्त होगा आपको 35। तो 35 तो हमारे ग्राफ के अंदर लाने में बहुत दिक्कत होगी, या तो हमें पैमाना चेंज करना होगा, ठीक है, पैमाना तो बदलना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे मान रखेंगे यहाँ पर y के स्थान पर, ताकि आपके दोनों समीकरणों से लगभग लगभग इक्वल मान प्राप्त हो जाए, ताकि अगर हम पैमाना भी चेंज करेंगे तो कम से कम दोनों मान हमारे पैमाने को संतुष्ट करते हो, ठीक है। इस प्रकार से हम मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का मान तो केवल 1 है, जबकि x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाए आपको 35। इन दोनों में तो काफी डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसलिए हम ऐसे मान पुट करेंगे, ऐसे मान रखेंगे जिससे दोनों समीकरणों में आसानी से मतलब ग्राफ बनाने में कोई मतलब परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू को जोड़ने पर 36 आ रहा है, जबकि यहाँ पर y के अंदर 4 ऐड करने पे आपको x की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ 36 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो हम ऐसा काम करेंगे कि इसमें 4 के मल्टीप्लाई के अंदर ही संख्या को रख लेंगे, ताकि हम पैमाना भी 4 के हिसाब से ही मान लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू, मान लीजिए मैं लिखा है यहाँ पर 12, 4 के गुणक में रख लेते हैं मान, यहाँ लिखा मैंने 8, ठीक है। अब 8 कर लेते हैं पहले, ठीक है। जाएगा x इक्वल टू 36 माइनस 8, हो जाएगा x इक्वल टू 36 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 28, ठीक है। तो आप देखिए लिख देंगे हम x की वैल्यू 28 और y की वैल्यू 8, ठीक है। तो आसानी रहेगी हमको ग्राफ बनाने में, ठीक है। इसलिए अब सेकंड मान रखेंगे हम। अब मान लेते हैं हमने 8 माना था अभी y की वैल्यू, अब हम मान लेते हैं y की वैल्यू 20 मान ली y का मान, ये भी 4 के गुणक में ही है। तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू 36 माइनस 20, तो जाएगा x इक्वल टू 16, तब यहाँ 16 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 16 और y का मान कितना रखा था हमने 20, और लिख लीजिए। अब हम मान लेते हैं y का मान, y इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ पर 28 मान लेते हैं हम, तो जाएगा x इक्वल टू 36 माइनस 28, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 36 में से 28 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8। तो x की वैल्यू हो गई 8 और y की वैल्यू क्या माना था 28, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने ये 3 हल ज्ञात कर लिए सेकंड समीकरण। अब हम आते हैं फर्स्ट समीकरण। अब पहला समीकरण ये है हमारे पास में, इसकी भी आपको मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ भी हम कोशिश ये करेंगे कि y के मतलब 4 के गुणक में, मतलब 4 के गुणक के रूप में ही संख्या रखेंगे, ताकि हमें पैमाना मानने में भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा ग्राफ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो मैंने लिखा y इक्वल टू, इसमें हम मान लेते हैं y इक्वल टू मान लीजिए 16, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू 16 प्लस 4, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। y का मान अपने अनुसार हम मान लेते हैं और सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू प्राप्त होगी आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x इक्वल टू जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान आपको प्राप्त हुआ 20 और आपने y का मान क्या लिया था 16। अब एक और देखिए, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर y का मान लेते हैं हम 8, ठीक है, या 12 मान लेते हैं, y इक्वल टू 12 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू 12 प्लस 4, तो x इक्वल टू जाएगा 16। तो x का मान कितना आया 16 और y का मान हमने क्या लिया था 12। अब एक और ले लेते हैं। अब मैंने ले लिया यहाँ पर y इक्वल टू 20 ले लेते हैं हम। आप माइनस का भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल मैंने प्लस के लिए, तो आप अपने इच्छा अनुसार 0 भी रख सकते हैं y का मान,
और माइनस की ऋणात्मक संख्या जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 4, तो ये x इज इक्वल टू 24। आप इनके अलावा कोई दूसरे मान भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, x का मान हो गया 24 और y का मान दिया था हमने 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीन हल ज्ञात कर लिए। दोनों समीकरणों के कितने हल ज्ञात किए? तीन हल हमने ज्ञात कर लिए। अब इनको हम नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट जो बिंदु होगा ए बिंदु, उसके निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पे 20,16। ठीक है, 20,16 इन दोनों ए बिंदु के निर्देशांक है, ये दोनों बी बिंदु के निर्देशांक है, जबकि दोनों सी बिंदु के हैं। अब बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इसी प्रकार 16, 12 और सी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो जाएंगे 24, 20। ठीक है, इसी प्रकार हम इनको भी नामकरण दे देते हैं, इनको हम नाम कर देते हैं पी क्यू आर। तो पी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर जाएंगे 28, पहले x का मान लिखा जाएगा फिर y का मान लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया भी था कि निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 28,8 Q बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 16, 20 और जो R बिंदु है आपके पास में इसके निर्देशांक जाएंगे 8, 28। ठीक है, ये हमने दोनों समीकरणों के तीन हल ज्ञात कर लिए। फर्स्ट समीकरण के 3 हल है वो ए, बी और सी 3 निर्देशांक है, और सेकंड समीकरण के 3 बिंदु हमें लिए हैं वो है पी, क्यू और आर। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे देखिए, इतना समझ में आ गया आपको? साफ कर दें। ठीक है, ये बिंदु हम रख लेते हैं यहीं पर ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी। पी बिंदु यहाँ लिख लेते हैं हम, पी का मान है 28,8, क्यू बिंदु आपके पास था 16,20 और जो आर बिंदु है वो है 8,28। ठीक है, थोड़ा इधर ग्राफ बनाने की इस वजह से। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि सबसे पहले हम हमारे ग्राफ के 4 खंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आपके ग्राफ पेपर में इस प्रकार 4 भागों में डिवाइड करना है ग्राफ को आपको। ठीक है, इस तरीके से चार भागों में डिवाइड कर लीजिए आप इस तरीके से। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से। इनके बराबर दूरी पर एक एक खाने पर फिर हम नंबर लिखेंगे। अब देखिए, इस प्रकार हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। ये जो x अक्ष और y अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। जैसे मैंने बताया भी था आपको, ये आपका x अक्ष, इधर x डैश आएगा, ऊपर y और यहाँ पे y डैश। ठीक, अब देखिए आपने जो निर्देशांक लिए थे इन सब में लगभग 4 का डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही 4 के मतलब मल्टीप्लाई के अंदर आने वाली संख्याएं ली थी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं हम पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 4 ले सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लेंगे पैमाना। मैंने पैमाना मान लिया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4। ठीक है, अंक 4 अंक। तो यहाँ पे पैमाना क्या करना पड़ेगा? यदि आप पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक लेते हैं तो आप
आपके ये जो 8 है, 28 है, 20 है, या ग्राफ पे में नंबर आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें पैमाना ना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब 4 से डिवाइड हो सकते हैं और आसानी से हमारे 4 के अंदर आ जाएंगे 4 की अनुसार, इसलिए हम 4 ले रहे हैं। यह लिखा मैंने 4, यहाँ पे प्लस के लिखेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, ठीक है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 32, इधर माइनस क्या आएंगे, तो लिखेंगे आप -4, -8, माइनस का 12, माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24, और इधर माइनस का 28, और यहाँ पे माइनस का 32। जमा 32 से ऊपर वैसे कोई मान वैसे है भी नहीं। ठीक है, ऊपर की तरफ हम प्लस के लिखेंगे, वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर लेते हैं। लिखा ऊपर प्लस का 4 8 12 16 20 24 28, यहाँ 32। ठीक है, नीचे किसके आएंगे, माइनस के अंदर। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चलने पे प्लस के मान प्राप्त होते हैं, जबकि नीचे की तरफ आने पे माइनस के मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है, -4, -8, माइनस का 12, माइनस का 16, माइनस का 20, और यहाँ माइनस का 24, और यहाँ माइनस का 28। आगे जरूरत होगी तो हम और लिख लेंगे। ठीक, हाँ। अब आपके पास ए बिंदु है जिसमें निर्देशांक दिए गए हैं 20 और 16। तो एक्स की वैल्यू है वो तो है 20, और जो वाई की वैल्यू है वो है 16। पहला जो मान होता है वो x का होता है, जबकि सेकंड मान आपके y का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू गिनेंगे। x का मान यहाँ पे 20 है, प्लस का 20, इसलिए 4 8 12 16 20, हमें 20 पे आ गए। अब y का मान देखेंगे तो कितना, 16 प्लस का, इसलिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे मूल बिंदु से x अक्ष से, और यहाँ पे आ गए हम, ये आपके पास हो गया a पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास a पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट बी बिंदु है आपके पास में, इसमें दिया गया है x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो प्लस की है, इसलिए राइट साइड में आएंगे मूल बिंदु से, और ये हम 16 पे आ गए। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 यहाँ से ऊपर आने पर आपको ये 12 के सामने ये बिंदु इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा, बी बिंदु। कौन सा बिंदु, बी। यहाँ लिख देते हैं हम एक को भी इस तरीके से। अब हम तीसरे बिंदु पे आते हैं, सी बिंदु पर, इसमें x की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू है 24, तो हम 24 पे आ गए इस तरीके से। अब y की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 के लिए इससे हम ऊपर की साइड जाएंगे, तो यहाँ पर ये लगभग यहाँ पे आ गया हमारा, ये सी बिंदु आ गया। ठीक है, ये सी पॉइंट आपको प्राप्त हो गया। अब तीनों बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल रख के मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, इस प्रकार से। हमारे तो क्या है, इसके अंदर थोड़े ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका ग्राफ बनाते समय में एकदम सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी इस प्रकार से। ठीक है, तीनों बिंदु एक रेखा के अंदर आपके मिल जाएंगे। अभी हम आते हैं पी बिंदु पर, सेकंड समीकरण पर। तो दूसरा जो समीकरण, इसमें पहला बिंदु हमारे पास था 28,8, तो हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है 28, तो हम x इस मूल बिंदु से
x की वैल्यू देखेंगे तो 28 यहाँ पे आ रहा, ठीक है। अब y का मान 8 है, तो हम 8 पे आ गए, ये यहाँ पर ये हमारा 8 आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे लिख देंगे हम P, कौन सा बिंदु, P बिंदु, ठीक है। अब Q बिंदु का मान देखेंगे, यहाँ पे Q बिंदु में जो x की वैल्यू है वो 16 है, जबकि y की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे x की वैल्यू 16, अब y की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए 20 पर, तो 20 से 16 और 20 लगभग यहाँ पे आएगा आपके, ये आपके आ गया इस तरीके से यहाँ पर Q बिंदु, ये आपके पास Q बिंदु आ गया इस तरीके से। अब R बिंदु में आपके दिया हुआ है x का मान है 8, जबकि y की वैल्यू है 28, तो x की वैल्यू देखेंगे पहले तो 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब y की वैल्यू देखेंगे 28, तो 28 यहाँ पे आ गया आपके, ये इस तरीके से आपके R बिंदु भी आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आप P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु को जब आप मिलाएंगे, इनसे भी आपको सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। हम मिलाते तीनों बिंदु को आप मिलाएंगे, लगभग आपको इस तरह से एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से आपको रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये Q बिंदु है हमारा, ये R बिंदु है और ये हमारा P बिंदु है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वही आपका आंसर होता है, वही आपका उत्तर होता है। उसी से हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों बिंदु इस बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम इस बिंदु को दोनों अक्षों से मिला देंगे, ठीक है। x अक्ष से और y अक्ष से मिलाएंगे, तो डैश डैश करते हुए मिलाएंगे। अगर आप इसको इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरह मिल जाएगा। और y अक्ष से भी आप मिलाएंगे इसको, तो ये इस प्रकार से मिल जाएगा आपके। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो x अक्ष पर 20 पे मिलता है, जबकि y अक्ष पे 16 पे मिलता है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ उत्तर यानी आंसर। तो आपने x की कितनी प्राप्त हुई आपको 20, x आपने किसको मान रखा था, आयत की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई देंगे, अतः आयताकार जो भाग है उसकी जो लंबाई है वो है x इक्वल टू 20 तथा आयताकार भाग की जो चौड़ाई है जिसको हमने y मान रखा था, इसकी y का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 16 इक्वल टू 16 मीटर। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो गया। आपको इन बिंदुओं के साथ में इनके निर्देशांक भी लिखने हैं, ठीक है, और इन रेखाओं पर इनके समीकरण भी लिखने हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने पहले भी ग्राफ देखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।